आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, समानांतर खेल क्या है। तो समानांतर खेल वो होते हैं जो बच्चा स्वतंत्र रूप से अकेले में खेलता है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है, मतलब अलग अलग खेलना। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यालयों में सह पाठ्येतर गतिविधियाँ क्यों कराई जाती है या क्यों करवाई जानी चाहिए। जो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि बच्चे की जो है ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग पढ़ सकते हैं, जहाँ मुझे लगेगा समझाने की ज़रूरत है वहाँ रुक के क्वेश्चन को तो आप लोग मैं उसको समझाऊंगी। बाकी क्योंकि ये तो देखने से ही पता चल रहा है और हमें पता है कि को करिकुलर एक्टिविटी क्यों करवाई जाती है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, सिंपल सा है, ओवरऑल डेवलपमेंट जहाँ दिखे वैसे तो हम उसी पे टिक कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्मृति के शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक है। जो लेवल दिए हैं टीचिंग के, तो उसमें जो स्मृति स्तर है, ठीक है, तो वो किसने दिया है। हमारा जो मेमोरी वाला है तो वो दिया है जॉन एफ हर्बर्ट ने। और जो मॉरिसन है इन्होंने दिया था, हमारा कौन सा दिया था, मॉरिसन ने, इन्होंने दिया था हमारा बोध स्तर, और हंट ने दिया था चिंतन स्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानसिक वृद्धि एवं विकास निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो ये हमारा आनुवांशिकता और हेरिडिटी और पर्यावरणीय कारक दोनों से, आनुवांशिकता एवं पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम के नियम के तहत लॉ ऑफ रेडीनेस जो है, तो तत्परता का नियम है, वो हमारा एल्बर्ट एल थॉर्नडाइक ने दिया है, जिन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6, निम्न में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो बच्चों में जो मॉरल वैल्यूज डेवलप होंगी तो वो प्रार्थना सभा में भी बच्चा के अंदर मॉरल डेवलपमेंट होता है, सही सामाजिकरण का जो प्रॉपर सोशलाइजेशन होता है, बुद्धि भी इसमें एक इंटेलेक्ट जो है वो एक अच्छी भूमिका निभाती है। तो सही विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे, सही। और आई थिंक ये स्लाइड रिपीट हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बुद्धि लब्धि स्तर का बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है। तो 90 से 109, इसको आप लोग रट भी सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। इन्होंने पूछा है तो उत्तर बाल्यावस्था कौन सी होती है हमारी, 9 से लेकर 12। ठीक है, 6 से लेकर 9 होती है पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 होती है हमारी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर मतलब बाद में, ठीक है, जो हमारी लेटर चाइल्डहुड होती है। तो इसमें कौन सी बाल्यावस्था का लक्षण है हमें ये बताना है। तो हठी तो होती नहीं है क्योंकि वो शैशवावस्था में होती है। समय की संकल्पना वो भी नहीं होती क्योंकि वो पूर्व बाल्यावस्था का लक्षण है। ठीक है, वीर पूजा ये हमारा किशोर अवस्था में है, टीनेज जो एज ग्रुप होता है। तो हमारा जिसमें थर्ड वाला ऑप्शन बचता है, तो सामाजिक संकल्पना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा, विद्यार्थी की अभिरुचि एवं अभिक्षमता के बारे में वैध एवं विश्वसनीय निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि है। तो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी, जो रट्टाफिकेशन है वो रटने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, शिक्षार्थी के जब भी आपको लगे ना, जहाँ बच्चे की अभिरुचि की बात हो रही हो और अभिक्षमता की बात हो रही हो, तो उसके बारे में जब हम कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं ना, वैध और विश्वसनीय, तो उसके लिए जो है वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि यूज़ की जाती है। क्योंकि हम बच्चे के स्पेसिफिकली, अब 10 बच्चों की अभिरुचि निकालोगे तो अलग अलग बच्चे की निकालोगे ना, तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब अलग अलग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ होता है जब आप बच्चे की अलग से अभिरुचि और अभिक्षमता, क्योंकि इनको आप ग्रुप में नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, इनको आप इंडिविजुअली निकालोगे। जब इंडिविजुअल की बात होती है तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रक्षेपण विधि, और इसको आप ऐसे याद ना कर पाओ तो इंग्लिश में याद कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, और यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि नाम से पता चल रहा होगा। और जो अंतर्निरीक्षण विधि है, जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, इसके अंदर हम क्या होता है, बच्चों के थॉट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, थॉट्स के बारे में। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है अभिरुचि और अभिक्षमता के बारे में। तो वस्तु प्रेक्षण विधि इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। देखो, अंतर्मुखी जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होती है वो आत्म केंद्रित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं और दब्बू होते हैं। सामाजिकता नहीं है, क्योंकि सामाजिकता जो है बहिर्मुखी वालों का लक्षण है। ठीक है, अंतर्मुखी जो खुद तक ही सीमित रहता है, इस टाइप से। तो सामाजिकता इसका जो है करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा है, नहीं वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ध्यान से देखने हैं।
तो वृद्धि एवं विकास दो अलग अलग आयाम है, ठीक है। तो वृद्धि और विकास दो अलग अलग आयाम है, हमें पता है, ठीक है। लेकिन जो वृद्धि है वो विकास का पार्ट होती है, क्योंकि विकास एक वास्ट टर्म है थोड़ी सी। वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वृद्धि है वो जीवन पर्यंत नहीं चलती है। आपकी हाइट ज़िंदगी भर थोड़ी बढ़ती है, आपके दांत बार बार टूट के नए थोड़ी उगाते हैं, है ना। और आपके मतलब जो हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चर है वो डेवलप होता है ना, मतलब उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक टाइम के बाद रुक, हाइट आपकी एक टाइम के बाद रुक जाती है, ठीक है। और आपके अंदर जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपकी लंबाई बढ़ रही है तो बढ़ती ही रहेगी, और आपके जो दांत है कुछ हैं, ठीक है, और बॉडी में कोई चेंजेस है, ठीक है, तो वो चीज़ ऐसी नहीं होगी कि वो होती ही रहेगी होती ही रहेगी, ठीक है। तो वो एक टाइम पे रुक जाती है, ठीक है। हमारे अंदर जैसे हम टीनेज होते हैं तो कुछ चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, तो वो चेंजेस ऐसे तो नहीं है पूरी ज़िंदगी भर ही चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे होता है कि लड़कों में होता है उनकी आवाज़ भारी हो जाती है जब बच्चा वो टीनेज में आता है। अब ऐसा थोड़ी अब ज़िंदगी भर ही उसकी आवाज़ बदलती रहेगी, भारी होती रहेगी या मीठी होती रहेगी, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड के लिए होता है, तो वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का भाग है, मैंने बता दिया है। विकास सतत प्रक्रिया है। सतत मतलब जो हमेशा चलती है। विकास डेवलपमेंट हमारा ज़िंदगी भर चलता है, मरते मरते भी हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। ऐसा हमें डाइट में बताया गया था। विकास, ठीक है। जो विकास है उसकी कोई हमारी वो नहीं होती है, हम हमेशा कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंजेस होते हैं, और इसको हम माप नहीं सकते हैं, ठीक है। हम कितना मैच्योर हुए, हमारा बिहेवियर कैसा है, हम इमोशंस को कैसे बैलेंस कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें तो ऐसा तो है नहीं रुक जाएंगी एक टाइम पे, तो हमेशा चलती रहती हैं, है ना। तो ये इसका ऑप्शन जो हमारा है सेकंड गलत हो जाएगा। बालकों में व्यक्तिगत विभिन्नता में निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? अगर बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो बुद्धि उसका जो है कारण होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे। सही कथन बताना है आपको, कौन सा कथन सही है। परिपक्वता में अभ्यास का महत्व होता है। परिपक्वन एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता मृत्यु पर्यंत चलती है। उसके बाद परिपक्वता में केवल मात्रात्मक बदलाव सम्मिलित होते हैं। तो परिपक्वन जो है वो एक शारीरिक क्रिया है, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी से ही रिलेट होती है, बायोलॉजिकल तरीके से आप इसको सोच सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और सीखने की क्रिया करता है वह है। तो द डायनामिक फोर्स द एनर्जाइजेस बिहेवियर एंड कंपेल्स द चाइल्ड टू एक्ट टू लर्न इज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट प्रबल प्रेरणा, जिसको इंग्लिश में हम ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चा जब सीखता है तो उसके लिए कोई लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है। और जो है प्रबल प्रेरणा मतलब नीड क्या है उसकी, ठीक है। और उसमें क्या क्या वो अवरोध आ रहे हैं, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी ज़रूरत है कि मुझे भूख लगी है और मेरा लक्ष्य है कि मुझे रोटी खानी है, ठीक है। और अब अवरोध अवरोध जैसे मुझे बनानी नहीं आती या गैस ख़त्म हो गई है, तो ये सारे अवरोध हैं। और जिस तरीके से मैं उन सब चीज़ों को मैनेज करूँगी तो उसका मतलब लर्निंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और सीखने की क्रिया करता है, ठीक है। तो वो ड्राइव हो जाएगा। निम्न में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं मनोविज्ञानात्मक पक्षों के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरा करती है? तो भूमिका निर्वहन इसका, क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। व्याख्यान को तो कभी टिक ही मत करना, ठीक है, और स्पेशली प्राइमरी लेवल के लिए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? अधिगम का है, इसका तो रटे लो, ठीक है। हमारा जो रीइंफोर्समेंट है वो बेसिकली हमारा किस में चलता है? हमारा लर्निंग में। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है? तो 4 है और ये सबको पता होगा, ठीक है। कौन कौन सी है? ओके, ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन कौन सी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा कार्य सूचक क्रिया भावनात्मक पक्ष की नहीं है? नहीं पूछा है। स्वीकारना भावनात्मक पक्ष में है, आज्ञा पालन है, प्रभावित करना है, बट फर्क करना भावनात्मक पक्ष का जो है कार्य सूचक क्रिया का भावनात्मक पक्ष नहीं है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेधा एवं सृजनात्मक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं।
तो यही गलत है, मतलब यही सही नहीं है, क्योंकि जो इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी आर अ सिनोनिम, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं सृजनात्मक हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इंटेलिजेंट भी हूँ। ठीक है, दोनों सिमिलर नहीं है, दोनों अलग है। देखो जैसे कि यहाँ पे है, एक इंटेलिजेंट बच्चा सृजनात्मक हो सकता है, सृजनात्मक ना हो। ठीक है, जो एक बच्चा है इंटेलिजेंट बहुत है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है वो क्रिएटिव हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक सृजनात्मक बालक ऊंचे दर्जे का मेधावी हो सकता है, हो सकता है एक क्रिएटिव बच्चा अच्छा इंटेलिजेंट भी हो, लेकिन नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो काफ़ी सारी हमारी जो है कंडीशंस है, लेकिन हम दोनों को इक्वल नहीं मान सकते, वही हमारा गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? तो सारे ही प्रभावित करते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में कितने सीखने के प्रकार बताए हैं? तो 8 प्रकार बताए हैं। और बुक का नाम याद कर लेना, गैने ने अपनी पुस्तक लिखी है द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, तो इसका 8 आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से किन कारकों के ओत प्रोत घूमती है? जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है, तो वो शिक्षण एवं अधिगम अनुभव, शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थितियाँ, तो सभी विकल्प हमारे क्या हो जाएंगे? सही। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं वाले क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखने हैं। अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है? जो हम कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा अनौपचारिक है, कहीं से भी ले रहे हैं, कोई इसके लिए आपको कहीं एडमिशन तो लेना नहीं पड़ा। पास पड़ोस से ले सकते हो, साथियों से ले सकते हो, लेकिन जब आप स्कूल क्लास में ले रहे हो ना, तो वो औपचारिक में आती है, वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। तो फोर्थ आप ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है कि आप इंटरनली मोटिवेट हो? विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, जन्मदिन पर पोशाक मिलना, सभी विकल्प सही है। तो सभी विकल्प तो सही नहीं है। अगर फुटबॉल टीम में आपका चयन हुआ है, तो आप एक्सटर्नली मोटिवेट हो, क्योंकि किसी और के द्वारा किया गया है आपको चयन। ठीक है, जन्मदिन पर आपको पोशाक मिली है, आपने थोड़ी ली है, मिली है ना आपको, तो आप इंटरनली मोटिवेट कैसे होगे? किसी ने आपको मोटिवेट किया है। तो स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, तो 2 वाला इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं पूछा है भाई, व्याख्यान मैंने पहले ही बताया था, काट देना इसको। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर, तो इसको रट लो बिल्कुल। उसके बाद हमारा है, कक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? विशिष्ट अधिगम परिस्थितियाँ निर्माण के लिए, कि हम एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके जिसमें बच्चा अच्छे से लर्न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आयाम मानसिक विकास के तहत आता है? तो देखो यहाँ पे मानसिक विकास मतलब जो आपका मेंटली जो डेवलपमेंट आप कह सकते हो। देखो यहाँ पे अनुराग है, वो हमारा हार्ट बाय हार्ट होगा, अफेक्शन जो है हमारा। ईमानदारी बाय हार्ट होगी, जो हमारी ऑनेस्टी है। आकार है वो हमारा विजुअल होगा, ठीक है, आंखों के द्वारा हम देखेंगे। तो भाषा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है, संबंधित है। तो आप किसी के साथ बैठेंगे उठेंगे बातचीत कर रहे हैं और आप खुश नहीं हैं, तो वो कैसा विकास होगा? ऑब्वियसली सामाजिक विकास होगा। ठीक है, भाषा तो होगा नहीं, क्योंकि आप भाषा तो सीख नहीं रहे हो ना। ठीक है ना, और मानसिक विकास तो होगा नहीं, ना शारीरिक विकास होगा। तो आप अगर खुश नहीं हैं किसी के साथ, जैसे बैठे हैं बात कर रहे हैं, तो एक तरीके से आप सामाजिक, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी है? वाइगोस्की ने, और पता ही होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? तो नैतिकता वाली भुजा आप लोग रट लो, सुपर परा, जिसको हम सुपर ईगो बोलते हैं। ये हमारी बेसिकली नैतिकता से, जो मोरालिटी है, मॉरल आर्म है, उससे कनेक्ट होती है। और जो ये इड ईगो और ये सुपर ईगो की जो थ्योरी दी है, ये दी है सिगमंड फ्रायड ने। और पता होगा आपको, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, सिगमंड फ्रायड जी द्वारा दी गई ये थ्योरी है। और होप ये 30 क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे। कहीं कोई डाउट रहा हो या कहीं कुछ मैंने गलत बताया हो, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कहीं को सजेशन देना हो तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक यूपी टेट का क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें हम लोग चाइल्ड पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 30 क्वेश्चन है। और इसमें जो मैं आपको आंसर बताऊंगी वो ऑफिशियल आंसर की से मैंने फाइंड आउट किए हैं। और सारे ही आंसर्स ठीक है, बट कहीं कोई सजेशन हो तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। जो छोटी कक्षाएं होती है उसमें जो हमारी खेल विधि होती है, जो प्ले वे मेथड होता है, वो किस विधि पर आधारित है? वो किस पर आधारित है? तो विकास एवं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ठीक है, कि हमें पता रहता है कि बच्चे का किस लेवल पे मतलब क्या मेंटली वो होता है, वो किस तरीके से सीख सकता है। तो इसलिए हमारी जो खेल विधि है ये उस पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया है वो हमारा पठन विकार से संबंधित है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो हमें सब बच्चों को एक साथ ही पढ़ाना है, उनके लिए कोई अलग से स्कूल नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है हमारा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण है। जो हमारा लर्निंग प्रोसेस होता है उसमें जो अभिप्रेरण है, अभिप्रेरण मतलब क्या होता है? मोटिवेशन है। ठीक है, तो उसमें जो मोटिवेशन है वो क्या है? तो वो नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगर हम बच्चे को मोटिवेट करते हैं तो बच्चा सीखने के लिए उसके अंदर जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को, देखो अगर हमारी क्लास में कोई अलग बच्चा है, थोड़ा स्पेशल नीडी बच्चा है, तो हमें उसको ऐसे सहूलियत नहीं देनी है। मतलब उसको बिल्कुल ऐसा फील नहीं कराना है कि भाई तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, हम ही तुम्हारी सब हेल्प से सब काम कराएंगे, ऐसा नहीं है। हमें उसे सक्षम बनाना है ताकि वो अपने काम खुद कर सके। ऐसा नहीं है कि हम उसे हेल्प नहीं करेंगे, बट हमें ऐसा मतलब अगर एक हम आदर्श आंसर चाहते हैं तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो उसके हिसाब से तो हमारा जो आंसर है वो सी इज़ करेक्ट है कि हमें उनके साथ सामान्य बर्ताव करना चाहिए। आई नो कि वो अलग है और हम सब जानते हैं, बट हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की बात होती है तो हमें उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी ऐसा दिखाना नहीं चाहिए कि भाई तुम तो अलग ही हो बिल्कुल। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, खांसी बहुत हो रखी है इस टाइम पे। श्यामपट्ट जो है, देखो जिसे हम देख सकते हैं तो वो दृश्य साधन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है निम्न में से कौन सा शिक्षण कुशलता से संबंधित है? तो श्यामपट्ट पर अगर बच्चा लिखता है, प्रश्नों को हल करता है, प्रश्न पूछता है, तो ये सभी कुशलता से संबंधित है, उसके अंदर स्किल्स डेवलप होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें 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 लगातार प्रश्न पूछने के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शिक्षा के किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था। तो किंडरगार्टन पद्धति किसने दी थी? हमारी ये दी थी फ्रोबेल ने। उसके बाद है एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? तो बच्चे को डांटेंगे या उसे फटकार लगाएंगे, उपेक्षा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पेरेंट्स को लिखेंगे। लेकिन अगर एक आदर्श आंसर की बात करें तो सी जाता है। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में तो यही दिया हुआ है, बट सेकंड वाला भी हम लोग देख सकते हैं, बी वाला, बट ऑफिशियली दिया हुआ है। तो मतलब आदर्श की अगर हम बात करें तो सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। सॉरी, बहुत खांसी हो रखी है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत से तरीके से बच्चे जो है प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका जो आंसर है वो है डी। वीडियो पॉज कर करके रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, गले में ना बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है इस टाइम पे। इतनी खांसी
ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है। तो बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद है पूर्ववर्ती परीक्षा में प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि हम उनको पहले ही बता दें। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। ये भी नहीं होगा। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास करवाना। तो आई थिंक इसका ये हो सकता है कि अगर हम एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए हम चाहते हैं 5th क्लास में, तो हमें बच्चों को क्या बोलना, हमें मतलब हम एक परामर्श दे सकते हैं। तो आई थिंक जो जनरली जो क्वेश्चन आने वाला है, ऐसा नहीं कि जो आ रहा है वही टिक करवा दे। तो जो ईजिली जो हमें लगता है कि हाँ ये आ सकते हैं इस टाइप से, मतलब प्रकार, ठीक है। जैसे हम मान लो कोई अनुच्छेद आएगा पेपर में, तो अब एज इट इज़ हम अनुच्छेद तो बता नहीं सकते बच्चों को, तो कुछ एक अलग अनुच्छेद लिखवा सकते हैं ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है समान प्रकार, तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, तो वो स्वतंत्र अध्ययन में, ठीक है। असंगठित घर से आने वाला मतलब किसी घर में कुछ असंगठित है, संगठित नहीं है घर, ठीक है, कुछ सेपरेशन टाइप, कुछ इस टाइप से हम लोग मान सकते हैं, या कुछ लड़ाई झगड़ा इस तरीके से। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो फिर आप एज अ टीचर, तो इसका जो आंसर है कि वह जैसे अधिक प्रगति कर सके हम उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप अगर कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है क्लास में, तो आप उन्हें ज़बरदस्ती करेंगे? नहीं। उन्हें कक्षा छोड़ने के लिए बोलेंगे कि चलो भाई बाहर चलो? नहीं। उन्हें चेतावनी देंगे कि वह विषय अध्ययन करे? नहीं। तो आप प्रिंसिपल को सूचित कर देंगे? तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो हमें मेन देखो, अगर हम इंटरेस्ट डेवलप कर पाते हैं तो बच्चा डेफिनेटली इंटरेस्ट लेगा। तो डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, ठीक है, जहाँ वो तर्क की बात करता है, ठीक है, जो रैशनल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है, तो ये है पूर्ण क्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने स्टेजेस दी है ना, उसमें आइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, जो बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो 4 स्तरों पर किसने दिया है, वो है पियाजे के द्वारा, सबको पता ही होगा। और यहाँ जो स्टेजेस की बात हो रही है, ये भी पियाजे, ये जो 4 स्टेजेस है ये पियाजे के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होती है, तो संवेदात्मक, ठीक है। जो अल्पवयस्क अभी जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, उनमें पेरेंट्स की भूमिका होनी चाहिए संवेदात्मक, मतलब उनको समझे, थोड़ा सा इमोशनली कनेक्टेड हो उनसे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के सबसे अच्छे तरीके कहाँ परिभाषित किया जा सकता है कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है, तो हम उसे सबसे ज़्यादा उसमें कहाँ पे मतलब परिभाषित कर सकते हैं या जांच सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है बी, विद्यालय एवं कक्षा में, ठीक है। उसके बाद है 20 क्वेश्चन, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, तो कौन सा है? अगर अनुप्रेरित शिक्षण है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में पूर्ण निरस्ता। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है आपकी क्लास में, तो इसका मतलब आपका एक अनुप्रेरित शिक्षण है, बहुत मोटिवेटिंग आप टीचिंग करते हैं। अब ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और आप पढ़ा ठीक से नहीं रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो इसलिए अगर क्लास में आपके बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, इट मीन्स उनको समझ आ रहा है, और समझ आ रहा है तो आप एक अच्छी टीचर हैं और आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी भी अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। अगर आप विद्यार्थियों में रुचि बनाए रखना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, बट अगर हम जनरली देखते हैं तो प्रश्न पूछना, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है बच्चे की, इनमें भी इन्वॉल्वमेंट होती है, बट एक रट लीजिए क्वेश्चन, मतलब इसका जो आंसर है प्रश्न पूछना। अगर प्रश्न पूछना नहीं होता तो आप लोग चर्चा करने लगाते। विद्यार्थियों को विद्यालय में खोलना क्यों उचित, खेलना, स्पेलिंग मिस्टेक है, खेलना क्यों उचित है?
बच्चा स्कूल में खेलेगा तो क्यों उचित है? तो उसमें बच्चे में सहयोग एवं संतुलन का विकास होगा। सीखेगा बच्चा लीडरशिप क्वालिटी, कैसे एक दूसरे को कोऑपरेट किया जाता है, ये सब। परिवार एक साधन है, तो परिवार कैसा साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का, ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक टीचर है बच्चों में जो सोशल वैल्यूज़ है उनको कैसे डेवलप कर सकता है? तो आदर्श, ठीक है। अगर हम खुद रोल मॉडल अपने आप को प्रेजेंट करेंगे तो बच्चे के अंदर वो चीज़ें खुद ब खुद जाएगी। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है टीचर के लिए, ठीक है। मतलब अगर हम विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर नहीं कर रहे हैं तो हम फिर बाकी चीज़ें भी अच्छी कर ले तो भी हम अच्छे टीचर नहीं हैं। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, आप एक अति सक्रिय बालक को जो मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, हाइपर एक्टिव सॉरी, तो उसको सही दिशा में कैसे लेकर आएंगे? तो उसमें है कि उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने के लिए बोलेंगे, उसे श्याम पट आदि साफ करने का काम देंगे। तो जब भी आपकी क्लास में कुछ ऐसा बच्चा है जो हाइपर एक्टिव है तो हम उसको कुछ एक्स्ट्रा काम देके उसकी जो एनर्जी को सही दिशा में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथक पृथक समझातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। तो इसका आंसर है ए, उनके पेरेंट्स की चित्तवृत्ति पर, ठीक है, जैसा उनका पेरेंट्स सोचते हैं वैसे ही। क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो फिर आप उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं। प्रधानाध्यापकों ने किसी और कक्षा में? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे कि आप उन्हें कैसे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका मतलब है कि उसको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। तो अगर बच्चे में संवेगात्मक इमोशनली अगर वो एडजस्टमेंट है उसके अंदर इतनी स्किल है, एडजस्ट कर लेता है, तो वो हर चीज़ में हेल्प करेगा, अनुशासन में भी, व्यक्तिगत निर्माण में भी और कक्षा शिक्षण में भी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। होप आपके लिए हेल्पफुल रहे। और सॉरी तो नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी सॉरी, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है और कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की थी तो लगा कि वीडियो अपलोड कर देती हूँ, बट खांसी तो पता नहीं कब तक ठीक होगी। बट होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपको समझ आ गए हो, ठीक है। कोई भी सजेशन हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 7 है, इसमें ये पूछा गया है कि छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास बहुत ज़रूरी है। इसके विकास के लिए आप क्या करेंगे? जो बच्चों में जो मॉरल डेवलपमेंट है, जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो उसको डेवलप करने के लिए आप लोग क्या करोगे? तो देखो, सबसे पहले जब भी मॉरल वैल्यूज़ की बात आती है बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र करने की, तो उसका सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो ये होता है कि टीचर अपने बिहेवियर में वो चीज़ लाए, क्योंकि बच्चा उसे खुद सीखेगा। यानी टीचर को एक आदर्श अपना वो देना है, एक आदर्श बनना है, क्योंकि बच्चे खुद उससे सीखें, ठीक है। जैसे टीचर है वो ये समझा रहा है कि बेटा प्यार से बात करो, आराम से बात करनी चाहिए, बट वो खुद चिल्ला के बात करता है, खुद गुस्सा करता है 2-2 मिनट में, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। उसको हम फिर कितनी कहानियाँ सुना लें उसको, ठीक है, और कितने उसके वो कोई अच्छा काम कर रहा है उसको हम इनकरेज कर लें या उसको हम लेक्चर दे दें, वो नहीं सीखेगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, तो आपको यही लगाना है कि अपने आप को एक आदर्श प्रतिमान के रूप में प्रस्तुत करेंगे। अगर हम अच्छा कर रहे हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे अंदर मॉरल वैल्यूज़ हैं और वो बच्चों को दिखती हैं, तो बच्चों को कहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे खुद ब खुद उनको आत्मसात कर लेते हैं। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, आप निम्न शिक्षकों में से किसे सबसे अधिक पसंद करेंगे?
तो किसे सबसे अधिक पसंद करेंगे? एक अनुशासित शिक्षक, एक ऐसा शिक्षक जो प्राय कक्षा में नोट देता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एक शिक्षक जिसके पास उच्च स्तर का ज्ञान है, ये हो सकता है। उसके बाद है प्रभावी शिक्षण कौशलों से युक्त एक सहृदय शिक्षक। तो देखो, अनुशासित भी हमें चाहिए और ऐसा भी चाहिए जिसके पास हायर लेवल का ज्ञान हो। ऑब्वियसली कोई ऐसा तो कोई है नहीं कि हमें जिसको ज्ञान ही ना हो उसको हम ऐसे मान लें, उसको हम पसंद करें। बट अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो फोर्थ वाला आंसर इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि प्रभावी शिक्षण कौशलों से युक्त एक सहृदय शिक्षक, ठीक है, तो उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग कौशल हों और कौशल होंगे वो उनको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये वाला आंसर ठीक है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 1 और 3 इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट हमें बेस्ट चुनना है, तो बेस्ट हमारा फोर्थ वाला है और सेकेंड तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पसंद करने वाले करते होंगे, बट अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो सेकेंड वाला नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा में अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? ठीक है, एक अच्छा टीचर है तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कक्षा का अनुशासन, पढ़ाने के लिए उपलब्ध समय, विषय जो पढ़ाया जा रहा है, कक्षा के छात्र। देखो, कक्षा में एक अच्छे शिक्षक के लिए सबसे ज़रूरी क्या ज़रूरी है? तो देखो, कक्षा के छात्र ज़रूरी हैं। जब छात्र ही नहीं होंगे तो विषय क्या पढ़ाओगे, किसे पढ़ाओगे? टाइम मिलेगा तो कैसे पढ़ाओगे? कक्षा में अनुशासन कैसे लाओगे? तो अगर आप एक अच्छे टीचर हैं और आपकी क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले आपके बच्चे हैं, तो जो इसका ऑप्शन है वो 4 आंसर इसका करेक्ट है। प्रभावी शिक्षण सामान्यतः किसका परिणाम है? ठीक है, तो जो इफ़ेक्टिव टीचिंग होती है वो किसका जो रिज़ल्ट होती है? शिक्षक की ईमानदारी, शिक्षक की विद्वता, शिक्षक का विद्यार्थियों को सीखने एवं समझने में सफल बनाना, शिक्षक का शिक्षण कार्य के प्रति चाह या रुचि। देखो, इसमें चारों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो इन्होंने पूछा है कि किसका सामान्यतः किसका परिणाम है, तो इसका जो आंसर है वो सी है, शिक्षक का विद्यार्थियों को सीखने एवं समझने में सफल बनाना। अगर टीचर ऐसा कर पाता है तो उसके ये प्रभावी शिक्षण का परिणाम है। अगर वो अच्छा पढ़ा रहा है तो उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो इसी रूप में निकलेगा कि वो अपने बच्चों को सीखने के लिए और उनको समझने में सफल बना रहा है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा 3 होगा। और देखो, ये चीज़ ध्यान रखना, साइकोलॉजी में हमें चारों ऑप्शंस ठीक लगते हैं और देखो इसमें चारों ऑप्शंस ठीक भी है, लेकिन हमें बेस्ट चूज़ करना है। और मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी आप साइकोलॉजी में आंसर चूज़ करते हैं तो बच्चे को सेंटर में रखिए। अभी इन चारों ऑप्शंस में देखो बच्चा कहाँ पे आ रहा है, ठीक है, विद्यार्थियों को सीखने एवं, तो जहाँ बच्चा दिखे, जहाँ आपको डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा चारों ऑप्शन में से किसको टिक करना है, तो ये देखो कहाँ पर बच्चे का फ़ायदा हो रहा है। तो जहाँ बच्चे का फ़ायदा हो रहा है वो आंसर आँख मीच के एकदम टिक कर देना, ठीक है। तो ये है। और बाकी जो जीके है और अपना हिंदी है, तो वो तो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जहाँ अगर आपको लगे डाउट है, जो समझ नहीं आ रहा आपको कैसे आंसर फाइंड आउट करें, तो सीधा जिस आंसर पे पहली नज़र जाए उसको टिक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विद्यालय शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होगी? तो क्या होगी? कक्षा में अनुशासन स्थापित करना, अच्छे प्रश्न पत्र का निर्माण करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाना। तो डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है एक टीचर के लिए? तो क्या हो सकती है? विद्यार्थियों से गृह कार्य करवाना इतनी कोई बड़ी चुनौती नहीं है। कक्षा में अनुशासन स्थापित करना, ये तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो वैसे कहने को तो चारों चुनौती है, बट डी तो बिल्कुल ही हटा दो आप लोग। कक्षा में अनुशासन बना के रखना, अच्छे क्वेश्चन पेपर का निर्माण करना, तो ये भी एक चुनौती है, लेकिन इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पूछी है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आप अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना पाएँ। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। जो टीचर्स हैं वो इस चीज़ को फेस भी करते होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, किस शिक्षक को आप सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे? तो किसे पसंद करेंगे? तो यहाँ पर देखो, मैंने बोला था बच्चों से रिलेटेड। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन में बच्चे आ रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि ये नहीं कि बच्चा है तो कुछ भी उठा के टिक कर दोगे, जहाँ पॉजिटिव वे में बच्चे के बारे में आता है, ठीक है। तो जो आकर्षक व्यक्तित्व वाला हो, वैसे होना चाहिए। एक टीचर का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेकअप वेकअप करके आ गया, वो वाला आकर्षक नहीं। अट्रैक्टिव मतलब कि हाँ, लगे कि वो टीचर है, ठीक है। तो ये होना चाहिए, मतलब टीचर बच्चे पसंद करते हैं ऐसे टीचर
टीचर को जो छात्रों से मित्रवत व्यवहार करता हो, तो ऐसे टीचर्स को भी सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो विद्यार्थियों पर कड़ा नियंत्रण रखता हो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और फर्स्ट है जो विद्यार्थियों की समस्याओं को समझता है और उनकी मदद करता है। तो देखो हमारा है थर्ड और फोर्थ भी ऑप्शन हो सकता है, बट अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो बेस्ट हमारा फर्स्ट वाला आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन है जहाँ पे हमारा दिमाग घूमता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे इतना समझाने की ज़रूरत महसूस हो रही है कि मैं आपको बीच बीच में चीज़ें क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, एक शिक्षक के रूप में शिक्षण के दौरान आप प्रश्न क्यों पूछना चाहेंगे? तो जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आप क्वेश्चन क्यों पूछते हैं बीच में? तो यह जानने के लिए कि विद्यार्थी सावधानीपूर्वक आपको सुन रहे हैं, यह जानने के लिए कि विद्यार्थी कहाँ तक ठीक-ठीक समझ रहे हैं, यह जानने के लिए कि सबसे मेधावी छात्र कौन है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये हमें नहीं देखना है। छात्रों की सहायता करनी है तो ये भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 और 2 में से एक आंसर होगा। तो आप बच्चों से क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं कि विद्यार्थी कहाँ तक ठीक-ठीक समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी। अगर हम बेस्ट चुने तो हमारा सेकंड है, क्योंकि जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, हमें थोड़ी पता है बच्चे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो क्वेश्चन पूछोगे तभी तो पता चलेगा बच्चे कहाँ तक और कितना ठीक-ठीक समझ पा रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को उत्तीर्ण करने में सहयोग करना, नो। छात्रों को जानकारी तो हमें बिल्कुल नहीं देनी बच्चों को। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, ये इसका आंसर है। छात्रों को जिज्ञासु बनाना। तो थर्ड और फोर्थ दोनों आंसर हो सकते हैं, बट हमें बेस्ट चुनना है। तो छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास में जिज्ञासु की प्रवृत्ति भी इंक्लूड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, अच्छे शिक्षण का सर्वोत्तम संकेत क्या है? कक्षा में एकदम शांति होना, बिल्कुल भी नहीं। कक्षा में विद्यार्थियों की अधिक संख्या में उपस्थिति, ये भी नहीं हो सकता संकेत। उस विषय में विद्यार्थियों को अधिक संख्या में विशिष्ट अंक डिस्टिंक्शन प्राप्त करना, ये भी नहीं हो सकता। छात्रों द्वारा अर्थपूर्ण प्रश्न पूछना, तो इसका जो ऑप्शन है वो फोर्थ वाला करेक्ट है कि अच्छे शिक्षण का सर्वोत्तम संकेत जो साइन है वो क्या है। देखो आपकी क्लास में शांति है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्लास में अच्छी पढ़ाई होती है, और आपकी क्लास में बच्चे ज़्यादा आते हैं तो भी मतलब नहीं है कि आपकी क्लास में अच्छी पढ़ाई होती है। और थर्ड है कि आपकी क्लास में अगर बच्चे डिस्टिंक्शन ला रहे हैं ज़्यादा, तो ये भी नहीं है। तो अगर आपके बच्चे अर्थपूर्ण ऐसा नहीं है कुछ भी पूछ लिया, कुछ लॉजिक होता है उन क्वेश्चंस के पीछे और बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपकी टीचिंग है वो अच्छी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, आपके अनुसार एक अच्छे शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो आपके अनुसार एक अच्छे शिक्षक को क्या होना चाहिए? अति मेधावी होना चाहिए, अपने छात्रों में रुचि रखना, सरल जीवन शैली, अपने पढ़ाए वाले विषय में पूर्ण दक्ष होना। इसका ऑप्शन देखो, मेधावी भी होना चाहिए, अपने छात्रों में रुचि भी उसको रखनी चाहिए, सरल जीवन शैली रखना, ये तो हमें उसके जीवन शैली से क्या करना है, तो ये तो हटा ही दो। ठीक है, अपने पढ़ाए वाले जाने वाले विषय में पूर्ण दक्ष होना, तो ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। तो अच्छे शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो देखो सबसे मैंने बताया था ना, जहाँ बच्चा दिख जाए, तो बस वही है। तो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि देखो अगर बच्चे में रुचि नहीं होगी उसकी, तो वो मेधावी होकर भी क्या कर लेगा और ज्ञान लेकर भी क्या कर लेगा। ठीक है, बच्चे में इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बच्चों को समझते हैं तभी हम उनको अच्छे से कनेक्ट होकर पढ़ा पाते हैं। इसमें हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो है हिम तेंदुआ। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में स्नो लेपर्ड भी कहते हैं। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है, जो कोविड-19 के दौरान जो ऑपरेशन शील्ड चलाया गया था, तो वो कहाँ चलाया गया था? तो वो चलाया गया था हमारा न्यू दिल्ली में। ओके, और उसके बाद जो ये जीआई टैग को बढ़ावा देने के लिए, आपको पता भी होगा और ये बहुत अभी उसमें न्यूज़ में भी रहा था, जो जीआई टैग है, इसका जो कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का नाम क्या है? तो उसका जो नाम है वो है कला मेला। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, स्वावलंबन सशक्त मेगा अभियान भारत के महिला उद्यमियों के परिसंघ COWE द्वारा शुरू किया गया, तो किसके साथ मिलकर इसको शुरू किया गया था? किसके साथ जो MOU साइन हुआ था इसका? तो वो हुआ था सिडबी के साथ। ठीक है, और जिन लोगों को हिंदी में दिक्कत है वो प्लीज़ यहाँ पे क्वेश्चंस इंग्लिश में भी लिखे हैं, आप लोग PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं।
अब आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा सिडबी की फुल फॉर्म। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप आंसर करते हैं तो प्लीज़ जो जो वीडियो देख रहे हैं उसी वीडियो के नीचे आंसर कीजिए। आप लोग मतलब वीडियो कोई और होती है, आंसर कोई और देते हो, फिर मैं जाके वहाँ चेक करती हूँ, वो क्वेश्चन मुझे मिलता ही नहीं है। तो प्लीज़ एटलीस्ट क्वेश्चन नंबर डाल दिया करो। जैसे आप 18 क्वेश्चन नंबर का आंसर करोगे तो क्वेश्चन नंबर मतलब 18 लिख के और देन उसके बाद आप आंसर करिए, तो मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे भी समझने में। तो प्लीज़ और आंसर प्लीज़ ज़रूर कर देना, ठीक है। सिडबी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद हमारा है जो कौन सी जो मछली है जिसमें केंद्रीय तंत्रिका नहीं होती है, तो इसका जो आंसर है वो है जेलीफिश। देन उसके बाद हमारा है कौन सी जो बीमारी है वो वायरस के कारण होती है, ठीक है। तो उसका जो आंसर है वो है कॉमन कोल्ड। अब आप लोग इसके अलावा ये तीनों बीमारी किस वजह से होती है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर्च करके। देन उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि ये पुराना पेपर है तो फिर भी हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक जीके का भी बन सकता है क्वेश्चन। क्योंकि जो मई 2020 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का एक योजना आई थी जिसमें कितने राज्यों ने एकीकृत मतलब पार्टिसिपेशन किया था उसके अंदर, तो इसका जो आंसर है वो है 5। और ये 5 राज्य कौन से थे, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी कौन सी थी, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, ये भी करंट का क्वेश्चन है और ये यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो जो रॉबर्ट बैप्टिस्ट है वो न्यूज़ में रहे थे कोविड-19 के दौरान 2020 में, तो वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं, तो साइबर सुरक्षा खोज से। तो ये आपको पता भी होना चाहिए। जो आपका आरोग्य सेतु ऐप है वो इन्हीं के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में। देन उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत की एकता और अखंडता में योगदान के क्षेत्र में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का जो नाम है किस भारतीय नेता पर रखा गया, तो आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि इन्होंने ही हमारा जो देश को एकता और अखंडता में बांधने का काम किया था, ठीक है। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है जो कोचिन में बनाया जा रहा है। तो ये करंट का क्वेश्चन है, विक्रांत, बट आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद है वह धातु जिसका लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, तो इसका जो आंसर है वो है चांदी, जिसे हम सिल्वर कहते हैं। हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है, तो वो है आपका वीनस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं शुक्र, ठीक है। शुक्र की एक कैरेक्टरिस्टिक और है, वो मुझे आप लोग बताइए, आपको क्या पता है, ठीक है। पता ही होगा बहुत से लोगों को, बहुत सारी चीज़ें हैं शुक्र के बारे में, तो प्लीज़ आप कोई भी एक लाइन या एक बात इसके बारे में बता सकते हैं। देन उसके बाद है भारत के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक ही बार हुआ है, ये चीज़ याद रखना। और मोस्ट ऑफ द पीपल को पता होगा कब हुआ था और क्या संशोधन हुआ था। प्लीज़ ये चीज़ मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्या संशोधन हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो वो आप लोग प्लीज़ खुद से सर्च कीजिए और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष, जो कि हमारे लोकसभा स्पीकर होते हैं। 1984 इस पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो ये हमें पता होनी चाहिए। तो जॉर्ज ऑरवेल इसका आंसर है। 1984 की जो बुक है 1984 नाम की एक बुक है जो कि जॉर्ज ऑरवेल ने लिखी है। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो वो प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और आप बस इतना याद कर लीजिए कि राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, बट इसका एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस तो खैर अभी हमें जानने की इतनी आवश्यकता है नहीं। ओके, इसके बाद हमारे कुछ हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किन स्रोतों से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है यहाँ पे। पहला है साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथों से, विदेशी यात्रियों के विवरण से। तो जैसा कि सारे ऑप्शन से क्लियर है आपको कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अष्टांग हृदय संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित ग्रंथ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा डी, आयुर्वेद इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्राचीन भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे आपको सुमेलित करना है। महाभाष्य किसने लिखा है? मालविकाग्निमित्र किसने लिखा है? मृच्छकटिकम किसने लिखा है? और नीति शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम इसको मैच कर लेते हैं। तो सी में फर्स्ट का है सेकंड, महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। देन उसके बाद हमारा सेकंड बी का है फर्स्ट, मालविकाग्निमित्र लिखा है कालिदास जी ने, और मृच्छकटिकम लिखा है हमारा शूद्रक जी ने, और नीति शास्त्र लिखा है कामनंद जी ने। ठीक है, कामंदक जी ने। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो अंगुत्तर निकाय इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौर्यकालीन इतिहास के विषय में सर्वाधिक जानकारी निम्न में से किस स्रोत के द्वारा मिलती है? तो अभिलेखों द्वारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं हम लोग। पश्चिमी भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार किनके संपर्क के पश्चात हुआ था? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ईरानियों के संपर्क के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीनी यात्रियों के विवरण के अनुसार सुमेलित कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था, या उसने किसके बारे में लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 8 के इस तरीके से आमने सामने दिया हुआ है। तो आपको इसको सही से मतलब सुमेलित बताना है, सुमेलित इसको विवरण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी करेक्ट है। फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। तो फायान था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में जो बताता था। ठीक है, हेनसांग ने हर्ष के समय की राजनीतिक स्थिति बताई है। एसिंग ने वेशभूषा और खान पान के बारे में, और चाउंग जू कुआ ने चोलकालीन इतिहास के बारे में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी, व्यापारी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनी जिसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो मुंडकोपनिषद इसका सही आंसर है। देन उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन कालीन ऐतिहासिक जीवनियों को सुमेलित कीजिए। तो आपको यहाँ पे जीवनियाँ हैं वो सुमेलित करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। तो जब सुमेलित करते हैं इसको तो फर्स्ट का हो जाएगा थर्ड। तो बुद्ध चरित है वो अश्वघोष जी द्वारा जीवनी लिखी गई है। और सेकंड का है फर्स्ट, यानी बी का है फर्स्ट, तो हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा। ठीक है, उसके बाद विक्रमाकदेव चरित, तो ये लिखी है हमारी बिल्हड़ ने। और नवसाह सांकर चरित पद्मगुप्त ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, फारस की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृतांत प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेसियन सी में। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर सबको पता ही होगा, अशोक। प्राचीन काल किन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी ए और बी, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पे, सर्वप्रथम 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसके द्वारा पढ़ा गया? और इसका आंसर सबको पता होगा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? पाणिनि है, सबको पता ही है। शतसहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो महाभारत इसका करेक्ट आंसर है। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, अधोलिखित अभिलेखों को उनके शासकों द्वारा सुमेलित कीजिए। तो अभिलेख है और शासक है, तो हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो इसका ऑप्शन हमारा ए इज़ करेक्ट है। तो हमारा फर्स्ट ए का है सेकंड, तो हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक द्वारा।
उसके बाद हमारा सेकंड का है बी का है फर्स्ट जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रा दामन, और उसके बाद प्रयाग स्तंभ लेख पुलकेशियन नृत्य और ऐहोल अभिलेख समुद्रगुप्त जी द्वारा। ठीक है, तो ये इनके द्वारा शासक हैं जिन्होंने ये अभिलेख मतलब लिखवाए थे। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति इसका आंसर है, जो ज्योमेट्री होता है। CUC नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हेनसोंग इसका आंसर है। और अगर कहीं किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है आपको तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूनानी लेखकों को उनकी रचनाओं के अनुसार साथ सुमेलित कीजिए। यूनानी लेखक है और इनकी जो रचनाएं हैं उससे आपको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का पहले हम आंसर देखते हैं। तो इसका बी ऑप्शन इस करेक्ट है। तो यहाँ पर है फर्स्ट का है सेकेंड मेगास्टीनिज इंडिका, सबको पता ही है। टॉलमी ज्योग्राफी, उसके बाद हमारा है सी का है 4, तो अज्ञात लेखक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, और पिल्ली लिखे नेचुरल हिस्टोरिका। देन उसके बाद भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, तो कौन सा है? हमारा वेद है। उसके बाद 25 है, भारतीय संगीत का जनक कौन है? और सबको पता ही होगा, साम वेद। ऐसे इसको याद कर लो, सा से संगीत, सा से सामवेद। मैंने भी इसको ऐसे ही याद किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। तो 26 भी आपको सुमेलित करना है। तो अर्थशास्त्र देख लीजिए चाणक्य। तो फर्स्ट ए का है हमारा सेकंड, तो अब देख लो ए का सेकंड जो है, बाकी के काट दो। ठीक है, ये कट गया। अब ए का सेकंड है, ए का सेकंड है। और उसके बाद हमारा है मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस का है विशाखा दत्त, और इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है हमारा सी। और कथा जो तीसरा है इसका हो जाएगा कथा सरित सागर सामदेव ने, और वृत्त था मंजरी लिखा है क्षेमेंद्र ने। राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं, राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेखों में से किसमें प्राप्त होता है? तो उपर्युक्त सभी, गुर्जरा में भी, मास्की में भी और नेतुर में भी। क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ, तो कौन सा है? तो वो है बोगजकोई से। ठीक है, तो ये हमारा एक अभिलेख है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख अभिलेख एवं शासक है, तो ये आप लोग देख लीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख है, वो है कलिंग नरेश खारवेल जी द्वारा लिखवाया गया था। ठीक है, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रा दामन, प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त जी द्वारा, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन, और उसके बाद है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख, तो ये हमारा हो जाएगा स्कंदगुप्त। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो इसको अच्छे से याद कर लेना कि भारत का सर्वश्रेष्ठ जो उल्लेख है वो कौन से अभिलेख में मिलता है। तो हाथी गुम्फा इसका आंसर है, और ये कलिंग नरेश खारवेल जी द्वारा लिखवाया गया था। उसके बाद हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, इसके नीचे कुछ नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, महावीर के जीवन कृतियों तथा अन्य समकालीनों के साथ उनके संबंधों का विवरण कहाँ पर मिलता है? तो भगवती सूत्र इसका करेक्ट आंसर है। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। तो ए का A1, बी का 2, इस तरीके से आमने सामने है। ये शासक है, ये अभिलेख है। तो रुद्रदामन है देवपाड़ा अभिलेख, पुलकेशिन सेकंड जूनागढ़ अभिलेख अभी हमने पढ़ा था, स्कंदगुप्त भीतरी अभिलेख, और विजय सेन ऐहोल अभिलेख। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड 31 का गलत हो गया है। 31 का करेक्ट ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, सी है। यहाँ पे देखिए रुद्रा दामन लिखवाया जो है अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन जी ने जो लिखवाया था। पुलकेशिन अभिलेख हमारा है ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन शासक ने ऐहोल अभिलेख,
और स्कंदगुप्त जो है हमारा वो भीतरी अभिलेख और देवपाड़ा अभिलेख जो है वो है विजय सेन जी द्वारा लिखाया गया था। सॉरी फॉर द मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं अब हम लोग। वैदिक काल के प्रारंभ में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो इसका आंसर भी सबको पता होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करें, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं हेरोडोटस के बारे में। हेरोडोटस यूनान के प्राचीन इतिहासकार एवं भूगोलवेत्ता थे। इन इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसको मैंने जैसे याद किया हुआ है, हिस्ट्री और हेरोडोटस, इस तरीके से मैंने इसको याद किया हुआ है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने मानव जातियों का अध्ययन किया तथा भौगोलिक विवरण लिखे। इन्होंने जिन क्षेत्रों की यात्रा की उनका ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा धार्मिक विवरण विस्तृत रूप में लिखा है। ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं अराउंड 33। तो अभी हम इन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी को प्राक मानव होमोस्पेसियंस के प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता था पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रागैतिहासिक प्री हिस्टोरिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ पर अवस्थित है? तो ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो पश्चिमी बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवाधान किस संस्कृति से प्राप्त होते हैं? तो जॉर्वे संस्कृति से ये प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोटि सही उत्तर का मिले। शैल चित्र है और स्थल है कि ये शैल चित्र कहाँ है? तो भीमबेटका सबको पता होगा। भीमबेटका कहाँ पे है? तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए का फर्स्ट दिया हुआ है ए में, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। आप इस तरीके से भी आंसर बाकी देखने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अगर ए का फर्स्ट है तो ये भीमबेटका हो गया। उसके बाद है बी का सेकंड, तो कुप्पागल्लू हो गया हमारा कर्नाटक में, और अजंता एलोरा महाराष्ट्र में, सबको पता है। मोरहाना पहाड़ उत्तर प्रदेश में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? बुर्ज होम इसका आंसर है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो HD सांकलिया ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस प्रकार दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाणिक कलाकृति की खोज हुई थी? तो पल्लवरम। पल्लवरम कहाँ है ये आप लोग मुझे बताएंगे। किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता था? तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 9 का आंसर है वो है ताम्रपाषाण युग को गौरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर कहाँ है ये आप लोग मुझे बताएंगे। बहुत ही फेमस प्लेस है इंडिया में। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है, तो मेहरगढ़ इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है पुरापाषाण मानव का मुख्य व्यवसाय। पुरापाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो शिकार करना इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से हम आमरी संस्कृति का उद्भव कहाँ हुआ था? तो सिंध में इसका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट ऑप्शन है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो कॉम्ब्रे गणन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 की बात करें, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबको पता है गुफाओं के शैल चित्र के लिए। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो मेहरगढ़ में। ठीक है, और मेहरगढ़ अभी कहाँ पर है, अभी हमने क्वेश्चन किया था, बताइए। अभी आपको बताना है कि अभी वर्तमान में कहाँ पर है ये। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार निर्मित थे, किससे निर्मित थे, तो वो क्वार्टजाइट पत्थर से। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है, किससे संबंधित है, वो लौह काल से। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हमारा भीमबेटका। 21 है, ये मुझे प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा है, प्रीहिस्टोरिक। ठीक है, प्रीहिस्टोरिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है, तो आहाड़ इसका सही आंसर है। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका जो आंसर है वो है ए, बागोर से। इंडियन एपिग्राफी के लेखक हैं, तो DC सरकार इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पुरास्थल से मृगशृंग के छल्लों के प्रमाण मिले हैं, तो महदहा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25, राख का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो संगन कल्लू इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 26 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है, तो मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा यहाँ पे, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में, इससे जो पहले की वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 27 पे छोड़ा था, तो आज हम 27 से आगे कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, बट मैं कोशिश करूँगी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है वो मैं सारे आपको करा सकूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं, तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था, तो किसने किया था, तो वो किया था थॉमसन ने। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ मिलती है, ये मध्य प्रदेश में मिलती है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर मिलती है, तो ये मिलती है रायसेन में। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में किसका संकलन कार्यालय है, तो संस्कृति का। निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, गुफकराल। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा यहाँ पे, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो मेहरगढ़ इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रीहिस्टोरिक महत्व को खोजा, तो इसका आंसर है VS वाकणकर। ठीक है, 33 है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो नर्मदा घाटी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम नेक्स्ट जो करने वाले हैं क्वेश्चंस, हमारे जो अगले क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस होंगे हमारे 42, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 42, और हमारे जो ये सारे क्वेश्चंस होंगे ये होंगे हमारे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, जो इंडस हमारी सिविलाइजेशन थी उससे रिलेटेड होंगे। तो चलिए ये क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला है, सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है, आपको ये बताना है, तो आद्य ऐतिहासिक युग से। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये कुछ स्थल हैं सिंधु सभ्यता के और किन्होंने खोजे थे, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत यहाँ पर बताया गया है। तो हड़प्पा दयाराम साहनी जी ने, लोथल AR राव ने खोजा था, और सूरकोटड़ा JP जोशी ने, और धौलावीरा किसने खोजा था ये आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो D हमारा सही है क्योंकि ये गलत है। सो थर्ड है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, और मुझे लगता है इसका आंसर सबको पता होगा, सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी मोहनजोदड़ो में, तो वो थी हमारी अन्नागार। ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल, और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारा गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उसके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो ये स्थल है और ये पुरातात्विक खोज है कि यहाँ पर क्या क्या खोजा गया था, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट का है सेकेंड, ए का है हमारा सेकेंड, और बी का है फर्स्ट, और उसके बाद हमारा है सी का है फोर्थ, और डी का है थर्ड। इसी तरीके से हमारे जो है ये कूट सही है, यानी बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो लोथल में गोदीबाड़ा, कालीबंगा में जुता हुआ खेत। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा इसका करेक्ट आंसर है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति जी की। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, तो कहाँ पर मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, मतलब वो किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो लोहा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर जो बंदरगाह था, पतन नगर मतलब बंदरगाह था, सभ्यताओं में से किसका बंदरगाह था लोथल नामक स्थान पर? तो आपको ये बताना है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। लोथल गुजरात में है। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? किस वस्तु को प्रोड्यूस करने में, बनाने में आगे थे? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा सी, कपास इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल है? तो राखीगढ़ी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई मूर्ति, और ये सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। इसको मैंने म से याद किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानघर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो मोहनजोदड़ो से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। स्थल और कौन सी नदी, ठीक है, तो किस नदी के आसपास ये स्थल हैं, तो आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 का पहले हम आंसर टिक करते हैं, तो बी करेक्ट आंसर है। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, और उसके बाद हमारा है सी का 4 एंड डी का 1। सी का 4 एंड डी का 1, यानी हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी, एंड पैठन कहाँ हो जाएगा? गोदावरी नदी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो वो विश्वास करते थे मातृशक्ति में, ठीक है। उस टाइम कहते हैं कि मातृसत्तात्मकता ज़्यादा थी उस टाइम पे। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, जो रंगपुर है जहाँ पर हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो कहाँ पर है? तो वो है सौराष्ट्र में। ददेरी एक परवर्ती हड़प्पई पुरा स्थल है, तो 21 का आंसर है बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 22 है, घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो उसमें नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए भी, अपने उद्योगों के लिए भी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका जो है हमारा आंसर हो जाएगा कि वो सभी के लिए जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? इन्होंने नहीं पूछा है। तो 23 का आंसर है पाटलिपुत्र। रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये सिंधु घाटी से रिलेटेड स्थल हैं, लेकिन पाटलिपुत्र नहीं। 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, तो मृदभांड। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो सर जॉन मार्शल। 25 का हो जाएगा बी। शुरतुगुई सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कहते हैं किस देश में है, ये आपको बताना है।
तो ये है अफ़गानिस्तान में। हे एवरीवन, आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। तो ये एक एजुकेशन की डेफिनेशन है। तो ये किसने दी है? तो ये दी है विवेकानंद जी ने। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा प्रौढ़ के शरीर तथा मन आत्मा से, ये सब अगर आएगा ना, शरीर मन आत्मा, तो इसका जो आंसर है वो डी ही होगा, ऐसे समझ जाना, ठीक है। इन्होंने 3H भी दिए हैं, तो वो 3H क्या है वो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था ड्यूबी ने, ठीक है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा था वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। यह कथन किसका है? तो इससे पहले आप लोग, मैंने वीडियो डाली हुई है फ्यूचर टीचर वाले प्लेलिस्ट पे, उनमें मैंने डिफरेंस किया है फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ठीक है। नॉन फॉर्मल मतलब निरौपचारिक शिक्षा, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों में। तो ये प्लीज़ आप लोग डिफरेंस चेक कर लेना ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन 4 का वो है जे महंत ने ये बात कही थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, केवल पुस्तकीय ज्ञान से कार्य नहीं चलेगा कि हम बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज दें तो उससे काम नहीं चलेगा। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था विवेकानंद जी ने। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुँचाना है जिससे वह सुखी, नैतिक, कुशल मानव बन सके। तो यह कथन किसका है? तो यह कहा था जॉन डीवी ने, ठीक है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षा की मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। जो शिक्षा है वो मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगीण और प्रगतिशील विकास है। तो यह किसने कहा था? तो ये कहा था पेस्टोलॉजी ने, और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बार बार पेपर में पूछी जाती है, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देश्य व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है। यह आदर्श संतुलित व्यक्तित्व है। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन दिया था फ्रेडरिक ट्रेसी ने, ठीक है। यहाँ पर कुछ कथन हैं, वो जो डेफिनेशंस दिए, तो ये आपको याद करनी है और ध्यान देना है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय मेल का आधार है राष्ट्रीय अनुशासन। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने, ठीक है। उसके बाद हमारा है, शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना कि मानव, उसमें जो भी शक्तियां हैं शिक्षा को उन्हें पोषित और प्रदर्शित करना चाहिए। तो यह कथन किसका है? तो ये इमर्सन ने कहा था। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सिद्धांतों के ढेरों से राष्ट्र का नाश हो रहा है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, बीचर ने कहा कि सभी सफल कार्यों का आधार, तो बीचर ने क्या कहा है कि सभी सफल कार्यों का आधार क्या है? तो नैतिकता। 13th है, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन के प्रत्येक वस्तु आ जाती है। राष्ट्रीय एकता के प्रश्न की जब बात होती है तो उसमें जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है। शिक्षा का स्थान इन सब में ऊपर है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन है पंडित नेहरू जी का। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा क्या करती है? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का हस्तांतरण, संस्कृति का विकास। तो ये तीनों ही कार्य करती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षा के चरित्र विकास के उद्देश्य के समर्थक है। तो शिक्षा के चरित्र विकास के समर्थक कौन है? तो वो महात्मा गांधी भी है, हर्बर्ट भी है, राधा कृष्ण भी है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ज्ञानार्जन का अर्थ है। तो ज्ञानार्जन का अर्थ क्या है? सिर्फ हम ज्ञान अर्ज कर रहे हैं, तो शारीरिक परीक्षण तो होगा नहीं, संवेगात्मक भी नहीं होगा, सामाजिक भी नहीं होगा, तो बौद्धिक परीक्षण इसका करेक्ट आंसर है, जो हमारा माइंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का क्या अर्थ है? अगर व्यक्तिगत उद्देश्य की बात करें तो इसका ये है कि अपनी शक्ति और योग्यताओं और क्षमताओं का विकास करना। अगर व्यक्तिगत उद्देश्य तो बच्चा अपने हिसाब से उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसकी जो एबिलिटी है, उसी के हिसाब से उसका विकास करना, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की।
सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है? यहाँ पर बात हो रही है कि सामाजिक उद्देश्य का क्या अर्थ है। तो सामाजिक उद्देश्य सामाजिकता और नागरिकता की भावना का विकास करना, सामाजिक समारोह में भाग लेने में रुचि पैदा करना नहीं, सामाजिक लेख लिखने की योग्यता। सामाजिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है? सामाजिकता और नागरिकता की भावना विकसित करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 18 का ए हो जाएगा। ठीक है, अपने समाज और राष्ट्र को ही सर्वोपरि समझना। ठीक है, बट अगर हम ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि सामाजिकता और नागरिकता की भावना के उनके अंदर सामाजिकता की भावना है, तो ये हमारा सामाजिकता का उद्देश्य हो सकता है, उसका अर्थ हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली डैश की ओर संकेत करती है। तो ये किसकी ओर संकेत करते हैं? मूल्यांकन प्रक्रिया सिर्फ पाठ्यक्रम ये तो नहीं है ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। तो पाठ्यक्रम का पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम का मतलब यही होता है, दोनों में डिफरेंस होता है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में, बट यहाँ पर जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्यक्रम के फॉर्म में यूज़ हुई है, तो जो भी बच्चे के अनुभवों से मिलते हैं वो सब हमारे पाठ्यक्रम करिकुलम में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 20 है, तो इन्होंने 20 में पूछा है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की, निचली कक्षाओं यहाँ पर प्राइमरी की बात हो रही है। ठीक है, खेल पद्धति का मूल रूप से, खेल पद्धति किस पर आधारित है? तो विकास एवं वृद्धि के। ठीक है, विकास जो बच्चा बढ़ रहा है, वृद्धि, तो उसमें किस किस से वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है सेकंड। 21 का है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति हमें सचेत होना चाहिए। तो जो करिकुलर और नॉन करिकुलर, जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है उसमें सीखने के बारे में, तो यही है जो हमारा इसका ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बी वाला सही है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमिका निभानी चाहिए। तो कैसी भूमिका निभानी चाहिए मम्मी पापा को? अगर बच्चा लर्निंग कर रहा है, सीख रहा है, तो अग्रोन्मुखी, मतलब बिल्कुल आगे होना चाहिए उनको इस चीज़ में। 23 है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों को मदद करना महत्वपूर्ण है। कि बच्चा जो सीख चुका है उसका रिविजन और उसको दोबारा याद करवाना क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। तो इसका जो आंसर है वो है बी, क्योंकि नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने में समृद्ध बनाता है। ठीक है, अगर हम कोई नई जानकारी और पुरानी को बार बार रिवाइज करेंगे तो वो उससे कनेक्ट करने में उसको एक सही रहेगा। ठीक है, और वो फिर हमें हर सब्जेक्ट में, इवन लाइफ में भी काम आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 24, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सिर्फ हमें ऑब्जर्विंग जो बिहेवियर है उस पर आधारित है, तो वो संबंध किससे, जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो उसका जो आंसर है वो है सी, व्यवहारवादी से। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती है उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? तो निदान के बाद हमेशा क्या होता है? उपचार होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? यहाँ पे नहीं की बात हो रही है, तो सीखने की प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, तो ये सही है। और सेकंड वाला भी सही है, जो हमारे एक्सपीरियंस में घटित होती है। तीसरा है वो इसका ऑप्शन करेक्ट है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है, कि हम सिर्फ अगर बिहेवियर का अध्ययन कर रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हम सीख रहे हैं, तो ये इसका जो लक्षण नहीं है सीखने का। ठीक है, और अनधिगम, यानी कि जब हम कुछ नहीं सीख रहे हैं तो हम अपने कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं ना, तो अनधिगम भी एक सीखने का हिस्सा है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षार्थियों का आत्मनियमन डैश की ओर संकेत करता है। तो आत्मनियमन किसकी ओर संकेत करता है? अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, कि हम जो भी कुछ सीख रहे हैं, बच्चे जो भी कुछ सीख रहा है उसको वो खुद ऑब्जर्व कर पा रहा है, उसको एनालिस कर पा रहा है, निरीक्षण कर पा रहा है, ये उसके अंदर एबिलिटी है, तो उसको हम क्या कहेंगे? आत्मनियमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? कि पढ़ने में कठिनाई का लक्षण नहीं है। वर्ण और शब्दों की पहचान में कठिनाई, ये तो होगा। पठन गति और प्रभाव में कठिनाई, तो पठन कठिनाई ये देखते हैं अभी। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, तो इसका जो ऑप्शन है वो है 28 का बी,
यहाँ पर इन्होंने बोला है, एक बार समझिए आप लोग, कि जो छोटे बच्चे होते हैं कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है, कि पढ़ने में उनको कठिनाई आ रही है। तो देखो अगर बच्चा वर्ण शब्द की पहचान नहीं कर पा रहा तो वो कठिनाई आ रही है, शब्द और विचारों को नहीं समझ पा रहा तो भी कठिनाई आ रही है, सुसंगत मतलब उसको स्पेलिंग भी ठीक से नहीं बोल पा रहा तो कठिनाई। पठन गति, क्योंकि छोटा बच्चा है वो गति उसकी धीमी रहती है, प्रभाव कम होता है, जैसे हम पूरा सुर लय ताल के साथ, वो चीज़ उसके अंदर नहीं होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है 29, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना चाहती है। ठीक है, वो एक लोकल टूर पर लेकर जाना चाहती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ जो भी वो भ्रमण कर कर आई है उस पर चर्चा करती है। तो यह सीखने की किस ओर संकेत करता है, तो सीखने का आकलन। ठीक है, कि मतलब जो बच्चे ने जो भी सीख कर आए हैं उसका वो आकलन कर रही है। ठीक है, उसका असेसमेंट कर रही है। तो इसका हो जाएगा कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 30 है, बाल संसद का निर्माण एवं संचालन से बालकों में किस प्रकार के गुण विकसित होते हैं। अगर हम बाल संसद का निर्माण करते हैं और उसका संचालन भी करते हैं, ठीक है, उसका जो क्रियान्वयन होता है, तो उसमें वो बालकों में किस प्रकार के जो गुण हैं वो विकसित होंगे, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जो 30 क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, शिक्षार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन थे, तो इसका आंसर है डी, ये मैंने करवाया भी था पिछली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 32 है, बाल विकास क्या है। ठीक है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास, ग्रोथ एक टाइम के लिए रुक जाती है, बट जो हमारा डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो हमेशा क्या होता है, हमेशा वो चलता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, बाल मनोविज्ञान के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो बाल मनोविज्ञान के स्थान पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बाल विकास। सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था, तो ये कहा था वुडवर्थ ने। और क्वेश्चन नंबर 35 है जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसका मत है सभी विकास एक ही दिशा में, जो सभी का विकास है वो एक ही दिशा में होता है, तो यह कहा था जीन पियाजे ने। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अदर ग्रुप्स में अगर शामिल हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनको वीडियो काफ़ी बाद में मिल रही होती है और मुझे कमेंट भी आ रहे होते हैं कि मैम काफ़ी लेट हो गया। तो एंट्रेंस में अभी काफ़ी टाइम है, तो आप प्लीज़ उससे पहले पहले जहाँ तक हो सके वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मतलब जो मेरा वीडियो बनाने का मोटो है वो पूरा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो वही मतलब मेरा बेसिकली मोटो है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो बाद में आती है, बट पहले तो मेरी प्रायोरिटी यही है कि जिस काम के लिए मैंने चैनल को बनाया है तो वो काम भी होना चाहिए। ठीक है, तो मेन यही है, तो प्लीज़ शेयर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 1 है कि विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है। जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है उसमें बच्चे में किस प्रकार का परिवर्तन आता है, तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही आता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, उसके बाद हमारा है स्वमोह अथवा आत्ममोह लक्षण है, तो ये किसका लक्षण है, तो इसका ऑप्शन है किशोरावस्था का, कि उसमें बस खुद से ही प्यार होता है, बस मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है ना, तो इस टाइप का कुछ होता है, तो वो होता है हमारा किशोरावस्था में। तो सेकंड वाले का ऑप्शन हो जाएगा सी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस काल को गिरोह अवस्था काल कहा गया है, तो थर्ड वाले का आंसर है डी। और ये बहुत बार पूछा भी जाता है, गिरोह जो ग्रुपिंग होती है, ठीक है, तो वो बाल्यावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिवा स्वप्नों में खोए रहना प्रमुख लक्षण है। दिवा स्वप्न, दिन में भी सपने देख रहे होते हैं तो वो किशोरी होते हैं। ठीक है, और हम सभी लोग उस एज से निकले हैं तो डेफिनेटली सबको पता ही होगा। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, अभिवृद्धि जो है वो शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो वृद्धि है। ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली तो शारीरिक अर्थ में होगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अधिक व्यापक है। ठीक है, तो इसका वृद्धि संकुचित है। ठीक है, एक तरीके से विकास भी संकुचित है, आयु में बढ़ोतरी भी। परिपक्वता, ठीक है, तो परिपक्वता एक व्यापक शब्द हम मानेंगे अगर हम चारों ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवन का अनोखा काल माना गया है, तो जीवन का अनोखा काल किसे माना गया है, बाल्यावस्था को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, संग्रह करने की प्रवृत्ति
प्रमुख लक्षण हैं, कौन सी अवस्था में संग्रह करने की प्रवृत्ति देखी जाती है, तो इसका जो आंसर है वो है बाल्यावस्था सी। बालक के शारीरिक विकास को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है, जो बच्चे का जो फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो उसका क्या कारण है, तो वो है आनुवांशिकता। ठीक है, उसका जो फिजिकली जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे बात हो रही है कि मानव चिंतन में तर्क का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस आयु अवस्था में जब तर्क करने लगता है, तो वो है बाल्यावस्था। तो क्या आंसर है इसका, बाल्यावस्था। उसके बाद है कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यय का विकास किस अवस्था में होता है, तो कार्यकरण के अमूर्त संप्रत्यय जो हम देख भी नहीं रहे फिर भी हम उसके बारे में सोच सकते हैं, तो वो होता है हमारा किशोरावस्था में। किस में होता है, किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 12 है सिगमंड फ्रायड के मत अनुसार पुत्री का पिता के प्रति झुकाव निम्न में से किस ग्रंथि के कारण होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। तो 12 का आंसर है हमारा इलेक्ट्रा ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है फ्रायड के मतानुसार निम्न में से किस ग्रंथि के कारण पुत्र का झुकाव माता के प्रति होता है, तो इसका आंसर है एडिपस ग्रंथि। तो ये दोनों आप याद कर लेना एक बार अच्छे से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। बाल्यावस्था में बालक का झुकाव निम्न में से सर्वाधिक किसके प्रति होता है, तो बाल्यावस्था की बात हो रही है, उसे गिरोह की अवस्था कहा जाता है, तो ऑब्वियसली ये समूह के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है इनका। क्वेश्चन नंबर 15 है बालकों में नेतृत्व गुणों का विकास, जहाँ नेतृत्व की बात आती है तो वो किस विकास अवस्था में हो जाता है बच्चों का, जो नेतृत्व का गुण है, ठीक है, जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बच्चों के अंदर है बाल्यावस्था में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सी विकास की अवस्था बालक के सीखने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, कि बालक किस अवस्था में ज़्यादा मतलब सीखता है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकते हैं, तो इसका जो आंसर है वो है बाल्यावस्था बी। क्वेश्चन नंबर 17 है बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि महत्वपूर्ण है। अगर हम बच्चे, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, कोई आया है। कौन है भैया? हाँ भैया, कितने वाले? कितने? 3 दे दो, 2 दे दो, 1 गोल दे दो। अरे गोल प्लेट तो ले रहा हूँ, मैं पी लूँगा। ये रही सॉरी आपको रुकना पड़ा, कोई आ गया था गेट पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 की बात हो रही थी कि बालक में सामान्य सामाजिक एवं मानसिक विकास के लिए निम्न में से कौन सी आयु अवधि है वो महत्वपूर्ण है, अगर हम बच्चे का सामाजिक एवं मानसिक विकास करना चाहते हैं, तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ए, जन्म से 5 वर्ष तक। ठीक है, कि बच्चे का अगर हम सामान्य एकदम सामाजिक एवं मानसिक विकास जो करना चाहते हैं तो ऑप्शन आ जाएगा इसका ए। उसके बाद है विद्यालय में जाने से पूर्व बालकों के खेल निम्नलिखित में से किस प्रकार के होते हैं। जब बच्चे विद्यालय नहीं जाते तो उससे पहले उनके जो खेल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो वो होते हैं आत्म केंद्रित। ठीक है, वो खुद ही खेल रहे होते हैं, खिलौने से उन्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो वो आत्म केंद्रित होते हैं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक विकास सुनिश्चित होता है, कि हाँ अब उसका सामाजिक विकास होगा, ठीक है, मतलब होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, शैशव अवस्था में ही। बालक में मातृभाषा का विकास निम्नलिखित में से किस सामाजिक संस्था द्वारा संपन्न होता है, तो इसका है आंसर हमारा सी। ठीक है, उसके बाद है हमारा गर्भावस्था के समय भ्रूण का विकास सिर से पैरों की ओर होना। ठीक है, गर्भावस्था में जब मतलब पेट में होता है तो उस समय उनका जो बच्चे का विकास है वो सिर से पैरों की ओर होना, यानी सिर से पैरों की ओर होना,
निम्नलिखित में से कौन सा विकास सिद्धांत कहलाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है ये सिफोलोकाउडल। ठीक है, ये इसका आंसर है और ये बहुत बार पूछा भी जाता है। और ये जो हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? तो किस उस पे आयु स्तर पर बालक का सामाजिक व्यवहार निश्चित होता है? तो इसका आंसर है हमारा 22 का बी, 3 से 6 वर्ष के मध्य, 3 से 6 वर्ष के मध्य। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, शब्द विहीन क्रियाओं के माध्यम से बालक ज्ञान प्राप्त करना सीखता है। मतलब शब्द नहीं होते तो उससे क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना बच्चा कब सीखता है? तो जन्म से 3 वर्ष के बीच में। बालकों में नैतिकता का विकास सर्वाधिक रूप में होता है। जब बच्चे नैतिक रूप से हम कह सकते हैं कि उनमें सर्वाधिक जो उसका डेवलपमेंट होता है, तो वो कौन सी एज ग्रुप होती है? तो वो होती है 7 से 11 वर्ष। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ये आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, आभासीय प्रौढ़ता काल कहा गया है। ठीक है, आभासीय सिर्फ आभास में ही रहना। ठीक है, कुछ मतलब सच सच से परे रहना, तो ऐसा कब होता है? हमारा किशोरावस्था में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 में बोला गया है, बालक व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु सर्वाधिक रूप से विकसित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप से, तो सबसे ज़्यादा विकसित होता है किशोरावस्था में। उसको लगता है कि मुझे स्वतंत्रता चाहिए। सामान्य रूप से प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो कितनी होती है? तो उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 130 से ऊपर होती है। ठीक है, पिछड़े बालकों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी? अगर कोई बच्चा मतलब पिछड़े हैं, उनकी पहचान के लिए कौन सी कि हम कैसे जान पाएंगे? तो उनकी बुद्धि लब्धि, शैक्षिक लब्धि या मानसिक आयु या ABC तीनों। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। देखो, शैक्षिक लब्धि से ही जान पाएंगे कि बच्चा एजुकेशन में कैसा है, तभी हम जान पाएंगे कि वो पिछड़ा है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 29, शैशवावस्था की अवधि मानी गई है। जो शैशवावस्था है उसकी जो अवधि मानी गई है वो है 0 से 5 वर्ष। बाल्यावस्था का काल है, बाल्यावस्था का काल है हमारा 5 से 12 वर्ष तक। बालक के व्यक्तित्व के विकास पर किसका प्रभाव नहीं है? तो देखो, नहीं पूछा इन्होंने, ना पर्यावरण और ना ही अनुवांशिक प्रभाव। पर्यावरण का प्रभाव, अनुवांशिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का इसमें है, बालक के व्यक्ति के विकास पर किसका प्रभाव नहीं है? देखो, पर्यावरण का प्रभाव है, आनुवंशिकता का प्रभाव है ना, पर्यावरण ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रभाव होता है, बट इसमें से हम किसी एक को टिक नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का प्रभाव होता है, तो इसलिए हम इसमें डी टिक करेंगे कि इनमें से कोई नहीं। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 32 में बात हो रही है कि पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास के चरण के अंतर्गत संवेदी गत्यात्मक कौन सा है? 0 से 2 वर्ष। पियाजे के स्टेजेस ज़रूर याद करके जाइएगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33 है, कक्षा में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होती है व्याख्यान विधि में। ठीक है, छात्र केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होती है, उसी के अंदर जो बच्चा होता है वो एक्टिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 34 है, बच्चे का चिल्लाना रोना उसके किस प्रकार के विकास के प्रारंभिक चरण है? तो ये आएगा भाषिक। ठीक है, मतलब भाषा ही होती है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, क्योंकि बोल तो सकता नहीं है वो बचपन में, है ना, तो ये प्रारंभिक चरण है उसके भाषा विकास के। क्वेश्चन नंबर 35 और हमारे लास्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि की पुस्तक प्रदान की जाती है। तो ब्रेल दृष्टि विकलांग बच्चों से संबंधित है, तो उन्हीं को ये पुस्तक प्राप्त की जाती है। तो इतनी सी आज की हमारी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू। हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट MCQ करने वाले हैं और होप ये सारे MCQs आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और कहीं कोई करेक्शन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, कहीं कोई सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो पे आफ्टर गेटिंग 100 व्यूज़ आई विल प्रोवाइड द PDF इन टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम का जो ग्रुप है मेरा वो कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप लोग मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसका आंसर है हमारा ए, 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था, तो उसके अंदर महिलाओं को नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वर्ष 1992 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो इसका आंसर है हमारा वर्ष 2001, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र किस संस्था में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? तो ये आपको बताना है और ये सबको पता ही होगा। इसका आंसर सुरक्षा परिषद, जो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? अब आपको बताने हैं कि 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सी। देखो, चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूके है और यूएसए है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, 91वां 91 नंबर पे जो संविधान संशोधन हुआ था, तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मंत्रियों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत तक निर्धारित करता है? तो ये है 15%। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? और मुझे लगता है कि इसका आंसर आपको पता होगा, तो पता ही है ना, सी आंसर है इसका। निम्न में से अध्याशात्मक, भाई कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन की बड़ी गड़बड़ हो जाती है, अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली जो होती है सरकार किस प्रकार से बनती है? तो आपको ये बताना है। तो 8वें का आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। तो कार्यकाल की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, और राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव। जो राष्ट्रपति वाली सरकार है वो किस प्रकार बनती है? तो ये सारे ही जो स्टेप्स है उसके अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि 2 वर्ष होती है, ठीक है। इसको रट लीजिए, कितने वर्ष होती है? 2 वर्ष होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बार पूरे कार्यकाल के लिए चुने जाने पर कोई न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितनी अवधि तक काम करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, 9 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसने पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? और मुझे लगता है इसका आंसर भी आपको आता होगा। जो ताशकंद समझौता हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री जी और अयूब खान के बीच हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पंचशील के सिद्धांतों का प्रवर्तक सबको पता ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं वाले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। देखो, जनसंख्या निर्धारित करती है कोई राज्य, ठीक है, भूमि सरकार, बट सेना नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, न्यासी परिषद है, आर्थिक और सामाजिक परिषद है, हाउस ऑफ कॉमन्स नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। क्या हो जाएगा हमारा 14 का आंसर? डी। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारा और देखिए, अगर आप मुझे कमेंट कर जो मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ कमेंट करते हैं तो उससे लगता है कि हाँ कनेक्टिविटी है, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मैं आप ही के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मतलब वो मेहनत आप तक पहुँच रही है। तो प्लीज़ बीच में अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो प्लीज़ उसका आंसर अगर आपको पता है, पता नहीं है, तो आप लोग मुझे प्लीज़ उसको सर्च करके फाइंड आउट करके बता सकते हैं, क्योंकि हमारा भी दिमाग चलना बहुत ज़रूरी है ना, इसलिए, ठीक है। मैं कुछ कुछ सस्पेंस यहाँ पे छोड़ देती हूँ ताकि आप उस चीज़ को फाइंड आउट करें, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से याद हो जाए।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा भारत के लिए चुनौती उत्पन्न नहीं करती है? तो ये बताना है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, जातीयता ये चुनौतियां उत्पन्न करती है, बट समाजवाद नहीं। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हो 15 का आंसर हो जाएगा सी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो केंद्रीकरण, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन जो है वो स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए। शक्ति के विकेंद्रीकरण को गांधी जी का मतलब जो विकेंद्रीकरण को गांधी जी के समर्थन का क्या कारण था? मतलब गांधी जी ने क्यों समर्थन किया था कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र में लोगों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है, इसलिए गांधी जी चाहते थे कि शक्ति का विकेंद्रीकरण हो। तो ये तो होगा नहीं, भारत में अतीत में ये नहीं होगा, देश के आर्थिक विकास के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विकेंद्रीकरण सांप्रदायिकता को नहीं। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसमें संवैधानिक विधि तथा सामान्य विधि में कोई भी अंतर नहीं है? तो यूके इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 ये गलत है। कब आया था ये आपको मुझे बताना है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, महिलाओं पर कुर्रता 1995। बट सी ऑप्शन हमारा गलत है। सही क्या हो सकता है ये आपको मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। बार्डुंग सम्मेलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और सबको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्रीय संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार है जो अधिकार नहीं माना जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। पीने का सुरक्षित पानी, रहन सहन का उचित शोषण से रक्षण, बट रोजगार नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, सही जोड़े बनाइए। संगठन है और मुख्यालय है और मुख्यालय पूछे जाते हैं, तो बहुत ही ध्यान से आपको देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 22 है इसका आंसर हो जाएगा डी। अब हम डी मैच करके देखते हैं। यहाँ पे ए का है 5, तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास वियना में है, ठीक है। और उसके बाद हमारा है बी का है 4, खाद्य एवं कृषि संगठन हमारा रोम में है। आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कहीं। उसके बाद सी का है फर्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा में है। और डी का है 2, संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन हमारा पेरिस में है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? और मुझे लगता है या मुझे ऐसा यकीन है कि आपको इसका आंसर आता होगा। तो 23 का आंसर क्या है? बी, मैकियावेली, ठीक है। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, मैकियावेली ने किया था। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो सबको पता ही है, अरस्तु ने बोली थी ये बात, अरस्तु जी ने। यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो किसने कहा था? ये भी अरस्तु जी ने कहा था। लोकतंत्र के 2 मुख्य रूप कौन से हैं? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। लोकतंत्र के 2 मुख्य रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 27 और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। कहाँ प्रयोग किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। सो होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको समझ आए हो। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर देना। अगर 100 जैसे ही 100 व्यूज़ आएंगे ना, मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगी ताकि आप रिवाइज भी कर सके। और अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि हाँ, अगर आपको मतलब वो मांग आपूर्ति वाला चलता है ना एक, तो उस टाइप से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।